जय हिंद जय भारत। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज क्लास 9th प्रश्नावली 5.1 न्यू एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। और इस कदर से बताएंगे कि आपको जो है डायरेक्ट दिमाग में चला जाएगा और इस प्रश्नावली में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और जो आपको समझने वाला है सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, और जो हमको नहीं समझने वाला है, जो आपको काम में नहीं आएगा कभी, उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और जो आपके लिए हर जगह काम दे सकता है उसी क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रश्नावली 5.1 में पहला क्वेश्चंस आपके सामने है, देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कथन सत्य है और कौन सी कथन असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। अपने उत्तरों के लिए क्या करना है, कारण देना है, ठीक है। देखते हैं, सत्य और असत्य कथन को पहचानना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं इसमें। कौन सही है और गलत है, गलत होगा उसको असत्य कहेंगे और जो सही होगा उसको सत्य कहेंगे, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आपको जो है पहला नंबर, पहला के फर्स्ट लिखकर हल करना है। और पहला के फर्स्ट है क्या, कहता है क्वेश्चन, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिएगा दोस्त, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर एक बिंदु है, क्या एक बिंदु से एक रेखा खींचा जा सकता है? कहेंगे नहीं खींचा जा सकता है। एक बिंदु से रेखा खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु होना चाहिए, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तब हम जो है ऐसे रेखा खींच सकते थे। कम से कम दो बिंदु होना चाहिए। एक बिंदु से कैसे रेखा खींचना संभव है? एक बिंदु से रेखा खींचना संभव नहीं है, इसलिए असत्य कथन है। कौन सी कथन है? यहाँ पर आप लिख देंगे असत्य, केवल लिख दीजिए असत्य कथन है। कैसा कथन है? असत्य कथन। ये जो कथन आपका, या सिर्फ आप असत्य लिख दिए, ये आंसर है, ठीक है। तो पहला बनकर हो गया रेडी, यानी पहला क्या है, सत्य है क्या असत्य? तो असत्य है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है, पहला का सेकंड, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है। कह रहा है कि दो भिन्न बिंदु, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ठीक है। तो दो भिन्न बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है। ये देखिए, तो दो भिन्न बिंदु से केवल तो एक ही रेखा जा रहा है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो एक ही गुण रेखा जाएगा। असंख्य मतलब अनंत रेखा कैसे जा सकता है? नहीं जा सकती है। असंख्य रेखा मतलब अनंत रेखा है, अनंत रेखा जा ही नहीं सकता है। इट्स वेरी सिंपल, यानी केवल और केवल एक रेखा जाएगा। तो कहेंगे ये सत्य है कि असत्य? ये सत्य होता कब? केवल कहता एक रेखा जाएगा, तो अभी कह रहा है असंख्य रेखा, इसलिए ये भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर असत्य होगा। बात रहे खत्म, ठीक है, असत्य होगा। हो गया आंसर। तो पहला का सेकंड भी हल हो गया। चलिए, और पहला के थर्ड की बात करते हैं। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। मान लीजिए दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक रेखा इतना बड़ा है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, और कह रहा है, यहाँ पर कह क्या रहा है कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु, मतलब ये तो एक शांत रेखा है, दोनों ओर, इधर और इधर, दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। हाँ, बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। हम इससे पहले वाला लेक्चर में बता दिया था इसका परिभाषा, अभिधारणा और अभिगृहित, ठीक है। तो इसका जो अभिगृहित था, अभिधारणा नंबर 2 था, यही था, ठीक है, कि आप अनिश्चित रूप से जो है बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अभिधारणा, आप इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा कि एक शांत रेखा है, तो आप इसको जितना मन है उधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, जितना मन है उतना, अनिश्चित रूप से। ओके, तो ये भी बनकर हो गया तैयार। ये सत्य है क्या असत्य? कहेंगे ये सत्य है, आराम से जो है बढ़ा सकते हैं। ये सत्य है क्योंकि दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं, इस बिंदु से इधर और इस बिंदु से इधर, डजेंट मैटर, ठीक है। चलिए, तो पहला का थर्ड भी हल हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर पहला का चौथा देखेंगे। कहता है यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। बात सही है। यहाँ पर क्या कहा दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। कहा यहाँ पर दो वृत्त आपस में बराबर है। दो वृत्त क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपस में बराबर है। यहाँ पर दो वृत्त जो लिया गया है, ये दो वृत्त क्या है, आपस में दोनों ही बराबर है। आपस में जब दोनों वृत्त क्या है, आपस में दो वृत्त बराबर है, दो वृत्त, ठीक है, बराबर कर दिए, तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती है। हाँ, बात सही है कि इनकी त्रिज्याएं भी क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है। सेंटर बोले तो सी बोले तो केंद्र, यानी बीच में क्या होता है, केंद्र होता है दोस्तों, बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। तो कहेंगे यहाँ से यहाँ तक समान होगा, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। तो यही तो त्रिज्या होता है। त्रिज्या बोले तो आर। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या कहा जाता है?
तो त्रिज्या कहा जाता है। तो दोनों की त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा, तो कहेंगे ये सत्य है। क्या है, सत्य है। बात सही है कि ये सत्य है, बात खत्म। कि दोनों त्रिज्या बराबर होती है तो हाँ होती है, सत्य हो। ठीक, ये हो गया क्लियर। तो उसके बाद यहाँ पर आगे चलिएगा, पहला का 5वां क्वेश्चन है। आकृति 5.9 में 5.9 बुझा रहा है, ये है, ये है, ये है, मतलब 3 गो आकृति दिया गया है, जिसमें कहा गया ए बी बराबर पी क्यू। क्या कहा गया, जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा पी क्यू है। क्या कहा, यहाँ पर दिया क्या है, देखिए ए बी और बराबर क्या है, पी क्यू। ए बी बराबर पी क्यू कह दिया ना, जितना बड़ा ए बी उतना ही बड़ा पी क्यू। ए बी और पी क्यू क्या है, बराबर है, और पी क्यू बराबर एक्स वाई। पी क्यू बराबर क्या दे दिया दोस्तों, यहाँ पर पी क्यू बराबर एक्स वाई। देखिए यहाँ पर पी क्यू बराबर क्या दे दिया, पी क्यू बराबर एक्स वाई। पी क्यू जितना बड़ा पी क्यू उतना ही बड़ा एक्स वाई, यानी दोनों आपस में बराबर है। ये जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है। हम इससे पहले अभिधारणा में बताए थे, परिभाषा में बताए थे दोस्तों कि एक वस्तु यदि दूसरे वस्तु को बराबर हो तो वह तीसरी वस्तु के भी बराबर होती है। कहेंगे कैसे, तो ये यहाँ ए बी बराबर पी क्यू दे दिया, पी क्यू बराबर एक्स वाई दे दिया। ठीक है, यानी ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई। तो क्या कह रहा है, ए बी बराबर एक्स वाई हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। जितना बड़ा ए बी होगा उतना ही बड़ा एक्स वाई होगा। कहेंगे कैसे, ध्यान से समझे। ये मान लीजिए समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकेंड में समान चीज़ें क्या है, तो पी क्यू समीकरण फर्स्ट में भी है, पी क्यू समीकरण सेकेंड में भी है। जो समान चीज़ें रहता है ना वो कट जाता है एक दूसरे से, अपने आप वो कट जाता है जो समान चीज़ें रहेगा। तो यहाँ पर भी पी क्यू, यहाँ पर भी पी क्यू। तो समीकरण फर्स्ट में बच क्या गया, जब पी क्यू आपस में कट गया तब समीकरण फर्स्ट में क्या बच गया, ए बी। तो कहेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में देखें तब पी क्यू गायब है, तो ए बी बराबर क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एक्स वाई बच जाएगा, एक्स वाई बच जाएगा। ओके, एक्स वाई बच जाएगा। तो यहाँ पर हो गया प्रूव्ड, मतलब कि यही जो है सत्य होगा, सिंपल सी, मतलब ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो हाँ होगा, आराम से आ गया। ए बी बराबर क्या आ गया, एक्स वाई। जितना बड़ा ए बी उतना ही बड़ा एक्स वाई। यहाँ से आ गया समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पर कहेंगे ये भी कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप सत्य, सिंपल सी मतलब है। ओके, तो ये भी क्या हो गया आपका सत्य। सत्य और असत्य लिख देना है, बात खत्म। तो ये भी, इसका भी आंसर जो है बनकर तैयार हो गया। ओके, चलिए, तो पहला का यहाँ पर 5वां बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, देखिए आप पढ़िएगा क्वेश्चंस नंबर 2। ओके, कहता है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। मतलब सबको क्या करना है, आपको परिभाषा देना है, सिंपल सी मतलब है। ठीक है, तो परिभाषा दीजिए। 2 के फर्स्ट लिख दीजिए और हल लिखिए। ओके, कहता है समांतर रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा लिखिए और इसको परिभाषा दे दीजिए, समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाएं क्या होती है, कहेंगे इसे क्या, समांतर रेखा किसे कहते हैं, कहेंगे वैसी 2 रेखाएं जो एक दूसरे के समान हो, एक दूसरे के समान हो। ये रेखाएं एक दूसरे के समान होती है, यानी बराबर होती है। ये रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, बराबर होती है। ये रेखा एक दूसरे के क्या होती है, बराबर, कॉमा, हाँ ठीक है, बराबर होती है, लिख दीजिए, बराबर होती है। और इसकी बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी समान होती है, समान होती है। इसकी बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, एवं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, एवं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, एवं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है।
है। यानी ये रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, इसके बीच की दूरी समान होती है एवं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। कहेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक रेखा लेते हैं, एक रेखा इतना लंबा ले लिए, ओके, एक रेखा ये ले लिए, ठीक है, और एक और रेखा ले लेते हैं इसके ही जस्ट सामने ऐसे, ठीक, ले लिए। आप क्या देख पाएंगे कि ये दोनों रेखा समान है, एक दूसरे के समान है। ये दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे के समान है। जितना बड़ा ये रेखा है उतना ही बड़ा ये रेखा है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है, बराबर है, तथा इसके बीच की दूरी भी समान है। देखिए इस बीच की दूरी क्या है, समान है। सभी जगह बीच की दूरी क्या होगा, समान होगा। जब इसके सभी जगह जो है बीच की दूरी, जितना मतलब दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, सभी जगह हर जगह जो है समान है, ठीक है, समान है एवं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्या एक दूसरे को ये काट सकती है, नहीं काट सकती है। ये जो है समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि ये ऐसे एक ऐसे है तो एक दूसरे को कैसे काटेगी, नहीं काटेगी, ठीक है। तो यही होता है समांतर रेखा। तो पहला बन गया है, ठीक है, और पहला जैसे ही बन जाता है तो अब चलते हैं दूसरे के ऊपर। तो इसको हम इरेज कर देते हैं और बताते हैं अब सेकेंड, ठीक, चलिए। और सेकेंड को देखिए ज़रा ध्यान से। तो सेकेंड पढ़िए, क्वेश्चंस क्या कहता है, 2 के सेकेंड लिखेंगे, हल लिखेंगे। लंब रेखा क्या कहते हैं, लंब रेखाएं। तो लंब रेखाएं किसे कहते हैं, लंब रेखाएं, लंब रेखाएं कहेंगे जब दो रेखाएं एक समकोण कोण बनाए, जब दो रेखाएं एक समकोण कोण बनाए तो समकोण कोण बनाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लंब रेखाएं कहते हैं। तो उसे लंब रेखाएं कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, लंब रेखाएं कहते हैं, ओके। यानी लंब रेखा, जब दो रेखाएं एक समकोण कोण बनाए, समकोण कोण बनाए तो उसे क्या कहते हैं, लंब रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, यानी समकोण बनेगा। 90 डिग्री किसको कहते हैं, जब एक कोण का माप यदि 90 डिग्री हो तो उसको समकोण कहते हैं। देखिए ये रेखा और ये रेखा मिलकर 90 डिग्री बनाया, 90 डिग्री बोले तो समकोण बना दिया, इसी को क्या कहेंगे, लंब रेखा कहते हैं। जैसे अगर हम ऐसे रख लिए ऐसे, तो ये एक लंब जो है कोण बन जाएगा, एगो ऊपर और एगो ऐसे जो हमारा उंगली गया, ये बीच में जो एंगल बनेगा इस जगह पर, ये बोलेंगे इसको समकोण, ठीक है। ये बीच में कितना डिग्री का समकोण, एक सीधी रेखा ऐसे, एक सीधी रेखा ऐसे, और बीच में कितना डिग्री का कोण बना दिया, 90 डिग्री, तो इसको कहते हैं लंब रेखा, ठीक है, लंब रेखा। अब लंब रेखा समझ गए, तो अब हम चलते हैं रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखाखंड, ठीक। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे रेखाखंड, थर्ड लिखिए, ठीक है, और यहाँ पर हल लिखिए, ओके, थर्ड लिखिए और हल लिखिए। तो रेखाखंड, यहाँ पर लिखा रेखाखंड लिखेंगे, डैश देंगे, ठीक है। रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखाखंड क्या होता है, जब किसी रेखा का दो अंत बिंदु हो तो उसे रेखाखंड कहते हैं। जब किसी रेखा का, जब रेखा ही लिख दो, जब रेखा का दो अंत बिंदु हो, दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। बस हो गया, उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड। यानी जब रेखा का दो अंत बिंदु हो, मान लीजिए कि एक रेखा खींच दिए और अंत बिंदु एगो यहाँ और अंत बिंदु यहाँ पर, इसको मान लिया जाए कि ये ए होगा और ये बी होगा। जब किसी रेखा का दो अंत बिंदु हो उसे कहते हैं रेखाखंड। तो ये भी बनकर हो गया रेडी, ठीक। अब हम चलते हैं चौथे के ऊपर, ठीक है। ये तो समझ गए आप, ठीक है, अपने कॉपी में आप बना लेंगे आराम से। अब यहाँ पर हम चलते हैं चौथे के ऊपर, ठीक है। दो के यदि हम चौथा की बात करें तो यहाँ पर हल लिखिएगा, बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा।
वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की त्रिज्याएं किसे कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। तो आप कहेंगे केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से लिख देंगे केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि तक की दूरी को वृत्त की परिधि कहते, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। हो गया, काम खत्म। यही लिख देना है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, ओके, ये क्या है दोस्तों? एक वृत्त है। और मान लीजिए यहाँ पर केंद्र है, तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, जो ये चारों तरफ जो नाचा यही है परिधि, ठीक है। ये जो चारों तरफ ये क्या है? परिधि है। तो कहेंगे ये केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं, सिंपल से मतलब, ठीक है। तो ये भी बनकर हो गया रेडी। अब जानिए आपकी वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं यहाँ पर वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। 2 के यहाँ पर 5 लिखिए, हल लिखिए, बनाना स्टार्ट कर दीजिए। वर्ग लिखकर ढेंस दीजिए। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? जब चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। कहेंगे वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, कॉमा विकर्ण भी बराबर हो, तो उसे वर्ग कहते हैं। बात रहे खत्म। तो उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहा? वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। वही वर्ग का डिफिनीशन है। देखिए, चारों भुजाएं क्या होना चाहिए? आपस में बराबर। जैसे हम एक ये आकृति लिखे, ठीक है। तो इसकी ये भुजा, कै गो भुजा होता है वर्ग में? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजाएं। मतलब सभी भुजाएं आपस में क्या है? तो सभी भुजाएं आपस में जो है बराबर है। सभी भुजाएं आपस में क्या है? यहाँ पर बराबर है, ओके। तो ये वाला भुजा सभी क्या है? आपस में बराबर है, तो इसको वर्ग कहेंगे। साथ ही साथ विकर्ण भी बराबर होगा। विकर्ण कहने का मतलब ये क्या है? बराबर है, ठीक है। ये विकर्ण क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ऐसे और ऐसे जो खींच दिए ये विकर्ण है। मतलब 2 गो विकर्ण होता है एक वर्ग में, सभी जो है आपस में बराबर होता है। जितना बड़ा ये विकर्ण होगा उतना ही बड़ा ये विकर्ण होगा, ठीक है। और भुजा भी 1, 2, 3, चारों भुजा आपस में बराबर होगा, ठीक है। इसको हम वर्ग कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चंस, ये आपको काम के बात नहीं है दोस्तों, ये इसको आप बनाना और ना बनाना बात बराबर है। ये आज तक किसी भी कॉन्सेप्ट के तौर पर नहीं आता है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, ना बनाइए। आपके चीज़ नहीं है, आपके काम में नहीं आने वाला है, ठीक है। बकवास वाला बात है, बकवास क्वेश्चंस को क्यों देखेंगे, ठीक है। चलिए, और उसके बाद यदि हम 4 नंबर आपके लिए ज़रूरी है, ये क्वेश्चंस पूछता है और आपके लिए ज़रूरी भी है, ठीक है। चलिए, कहता है 4 नंबर, यदि 2 बिंदु A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। ध्यान से समझिएगा, सिद्ध करना है AC बराबर 1/2 AB। देखिए 4 नंबर लिखिए और यहाँ पर हल लिखिए, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। यहाँ पर कहा 2 बिंदु A और B बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC। देखिए यहाँ पर दिया है, आपके पास दिया है, ठीक है। जो दिया है से लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया है? दिया है AC बराबर BC। AC बराबर क्या है? यहाँ पर
BC, ठीक है। AC बराबर BC। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AC बराबर हाफ AB। सिद्ध करना है आपको AC बराबर 1/2 AB, 1/2 AB, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और इसको आकृति करके, आकृति खींच के बता देना है। देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे सिद्ध करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मान लीजिए कि हम एक रेखा, आकृति खींच के बताना है। A और B में क्वेश्चंस यहाँ पर कह दिया है दोस्तों कि दो बिंदु A और B के बीच एक बिंदु C स्थित है। मतलब बीच में, मान लीजिए कि हम एगो रेखा लेते हैं, एक यहाँ पर रेखा ले लिए, ठीक है। और एक रेखा ले लिए और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर जो यहाँ A है, यहाँ पर B है और बीच में क्या है, यहाँ पर C है। बीच में क्या है, C है। तो कहा वही बीच में C स्थित है। आकृति बना लिए। अब इसको हम प्रमाण से प्रमाणित हमें करना है। अगर हम आप यहाँ पर इसको हम आकृति बना लिए, ठीक है। आकृति क्या किए हैं, यहाँ पर बना ली है, प्रमाणित कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम प्रमाण से चलेंगे, प्रमाण कहने का मतलब है हम सिद्ध कर रहे हैं। प्रमाण कहने का मतलब है हम सिद्ध कर रहे हैं, प्रूव्ड कर रहे हैं। प्रमाण से चलेंगे तो चूँकि आपको यहाँ देखिए, इसके हिसाब से ध्यान से समझेंगे। अगर हम कहेंगे इस रेखा को देख कर क्या बताइए कि क्या AC और प्लस BC, AC प्लस BC मिलकर क्या होगा, AB होगा, बड़का होगा। मतलब आप समझिए, AC और BC जोड़ लेंगे तो बड़का प्राप्त नहीं होगा। यहाँ A और B बड़ा है, इसका मतलब बड़ा कब प्राप्त होगा ये दोनों छोटका के जोड़ करके। तो AC और BC जोड़ लेंगे तो क्या होगा, बड़का AB प्राप्त हो जाएगा। तो कहेंगे AC तो AC और प्लस तो प्लस, ठीक है। और आपको पता है कि AC बराबर BC दिया है, तो क्या BC के जगह पर आप AC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी BC बराबर क्या लिख सकते हैं आप, BC के जगह पर आप AC लिख सकते हैं। और बराबर क्या है, यहाँ पर AB है, ओके। बराबर क्या है दोस्तों, यहाँ पर AB है, ठीक। तो आप लिख सकते हैं कैगो AC हो गया, 2 AC, एगो AC और एगो AC मिलकर हो जाएगा 2 AC और बराबर AB, ठीक, AB। तो कहेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, AC बराबर AB बट्टा, ई वाला 2 कहाँ आएगा, बट्टा में, AB बट्टा 2, सिंपल सी मतलब है। तो आप लिख सकते हैं AC बराबर, इसको 1/2 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/2 AB लिख दीजिए, क्योंकि AB से 1 में गुना करेंगे फिर AB/2 तो बटा 2, ठीक है। यही आपको क्या करना था दोस्तों, यहाँ पर साबित करना था, प्रूव्ड करना था। हमने प्रूव्ड करके ले आया, सिद्ध कर दिया, ठीक है। यही साबित करना था। कह रहा था ना कि सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। आ गया यहाँ पर AC बराबर 1/2 AB, ठीक है। जैसे हमने सिद्ध किया है वैसे आप सिद्ध कर लीजिएगा, काम हो जाएगा 35, ठीक। तो चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस 5 नंबर लिखिए और इसको हल कीजिए। आप आराम से जो है इसको हल कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। तो क्या कहा, एक रेखाखंड, मान लीजिए यहाँ पर हमने मध्य बिंदु आपको सिद्ध करके बताना है ना कि एक रेखाखंड के एक ही मध्य बिंदु होता है। तो मान लीजिए, माना रेखा AB का, मानने में क्या जाता है, रेखा AB का मध्य बिंदु C एवं D है, C एवं D है। ये मान लिए, फिगर हम आपको बनाकर बता देते हैं, ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए कि ये हम क्या किए, एक रेखा ले लिए, ठीक। ये हम यदि एक रेखा लिए तो इस रेखा में आप क्या देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर A है और एक बिंदु यहाँ पर B है, और बीच में क्या मान लिए हम, दो गो मध्य बिंदु मान लिए हैं। ऐसा इसलिए कि क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होता है, इसलिए हम 2 गो मान लिए, एगो C और D मान लिए। यहाँ पर मान लीजिए एगो को हम क्या मान लिए दोस्तों, यहाँ पर मान लिए बीच में एगो के C और एगो को क्या मान लिए, यहाँ पर D मान लिए, ठीक है। क्या मान लिए, यहाँ पर D मान लिए, ओके। सिद्ध करने के लिए ऐसा किए हैं। अगर मान लीजिए, अगर हम C, अगर बिंदु, मध्य बिंदु मतलब बीच वाले बिंदु, मध्य बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु को देखेंगे, अगर C के हिसाब से चलेंगे
सी के हिसाब से चलेंगे तो क्या हम यहाँ पर अगर सी मध्य बिंदु मानेंगे, मध्य बिंदु मतलब अभी हम डी वाला नहीं सोच रहे हैं, अभी सोचिए आप सी पर, अगर सी वाले आप सोचेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ए सी और प्लस बी सी और बी सी मिलकर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। देखिए ए सी मतलब जितना बड़का ए सी उतना ही बड़का बी सी मध्य बिंदु मानते हैं तब, क्या मानते हैं, सी मध्य बिंदु मानते हैं तब। अगर सी मध्य बिंदु मारेंगे तो ए सी और बी सी मिला कर एक बड़का ए बी होगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ए सी और प्लस बी सी के जगह पर क्या आप ए सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ए सी जितना बड़ा ए सी होगा उतना ही बड़ा बी सी होगा, सिंपल सी मतलब है, जितना बड़ा ए सी होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, उतना ही बड़ा आपका जो है यहाँ पर बी सी होगा। ओके, क्या होगा, बी सी। तो मैं मतलब ए सी के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ये जो बी है और यहाँ सी है, तो बी सी के जगह पर आप लिख सकते हैं ए सी, ठीक, ए सी और बराबर यहाँ पर ए बी है। ओके, बराबर ए बी। तो कहेंगे कै गो ए सी हो गया, दो गो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए बी, ठीक, ए बी। अगर मान लीजिए अगर हम कहेंगे ए सी बराबर क्या होगा, यहाँ से ए सी बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी यहाँ से, ठीक है, बराबर। देखिए ए सी बराबर ए बी तो ए बी, और यहाँ पर इसके बगल में 1 लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा, बटा में, इसलिए हाफ ए बी, सिंपल सी मतलब। मान लीजिए कि यहाँ पर ये समीकरण फर्स्ट है, ये कौन सा है, ये समीकरण फर्स्ट है। मानने में क्या जाता है, अगर मान लीजिए कि ये जो है अगर ये बिंदु अगर डी रहता है, क्या रहता दोस्तों, यहाँ पर क्या रहता, इस जगह पर अगर यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, अगर मान लीजिए दोस्तों ध्यान से समझेंगे, अगर यहाँ पर C नहीं रहकर यहाँ पर D रहता, क्या रहता, D, इसी जगह जिस जगह C है उसी जगह क्या रहता, D रहता, तब क्या होता, मतलब हमने यहाँ लिखे थे लेकिन यहाँ पर ना मानकर यहाँ पर हमने फिर जिस जगह C है उसी जगह दोबारा से आप क्या मान लिए, D मान लिए, तब क्या होता, तब यहाँ पर आप क्या कहते, तब कहते कि क्या AD और BD मिला करके AB होगा। देखिए यहाँ पर AD प्लस BD मिला करके AB होगा, सिंपल सी मतलब है। कहेंगे AD इतना बड़ा और BD इतना बड़ा, तो कहेंगे AD और प्लस BD, AD और BD जोड़ कर AB होगा बड़का, ठीक है, बड़ा सा होगा। तो कहेंगे यहाँ से हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, तो कहेंगे AD तो AD रहने दीजिए, ठीक है, AD और प्लस BD के जगह पर क्या आप AD लिख सकते हैं। देखिए B और D, क्योंकि AD और BD दोनों आपस में समान है, तो आराम से BD के जगह पर आप AD लिख सकते हैं। जितना बड़ा AD उतना ही बड़ा BD, तो इस BD के जगह पर आप AD लिख सकते हैं, सिंपल सी मतलब। BD के जगह पर क्या लिख दीजिएगा, AD, तो बराबर हो जाएगा AB, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर AB हो जाएगा। तो कहेंगे AD और AD मिलकर हो जाएगा 2 गो AD, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर बराबर AB, ठीक, बराबर AB। तो कहेंगे AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, तो AD बराबर जो हो जाएगा AB है तो AB, ठीक है, और ये वाला मान लीजिए इसके बगल में कुछ नहीं तो 1, और ये वाला कहाँ आएगा, बटा में, 1/2 AB। इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे, किससे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, ध्यान से समझेंगे। समीकरण फर्स्ट में AC बराबर 1/2 AB, समीकरण सेकेंड में AD बराबर 1/2 AB। तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे तो जो समान चीज़ें होगा ना वो कट जाएगा एक दूसरे से, जो समान चीज़ें क्या होगा, एक दूसरे से कट जाएगा, एक दूसरे से क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। तो देखिए हाफ AB यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में, हाफ AB यहाँ पर समीकरण सेकेंड में। तो कहेंगे AC जो है किसके बराबर होगा, AC जो है बराबर होगा किसके, AD के, AC जो है किसके बराबर होगा, AD के, ठीक है, यानी जितना बड़ा AC होगा उतना ही बड़ा AD होगा। यहाँ से देखिए जितना बड़ा AC उतना ही बड़ा AD, तो आप क्या कहेंगे, जितना बड़ा AC है उतना ही बड़ा AD, दोनों आपस में समान आ गया ना। तो AC माने तब या AD माने तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बीच में क्या करेंगे, बिंदु C या D, यानी आप समझ सकते हैं कि केवल एक ही बिंदु होगा, ये जो C के सामने है,
ठीक है, या तो सी होगा या तो डी। तो सी और डी एक बिंदु कैसे होगा, एक दूसरे के संपाती होगा तब। यानी इससे स्पष्ट होता है कि एक रेखाखंड के केवल और केवल एक मध्य बिंदु होता है। देखिए यहाँ पर एक ही मध्य बिंदु न होगा, या तो सी या तो डी होगा, समझ रहे हैं। अगर दोनों होगा तो एक दूसरे के संपाती होगा, संपाती होगा तो एक दूसरे को ढक देगा। अगर सी जो है डी को ढक देता है तो डी नहीं दिखाई देगा, अगर डी जो है सी को ढक देता है तो सी नहीं दिखाई देगा। तो कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या है, अस्पष्ट है। यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से स्पष्ट है कि एक रेखाखंड का केवल एक मध्य बिंदु होता है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या है, अस्पष्ट है। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से अस्पष्ट है कि एक रेखाखंड का केवल एक मध्य बिंदु होता है, केवल एक मध्य बिंदु होता है। बस यहाँ पर सिद्ध करके बता देना था, ज़्यादा कुछ यहाँ पर था नहीं। जैसे हमने लिखा है वैसे आप लिख सकते हैं। एग्जाम में ये 9 के बराबर आता है, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आएगा आपका, ठीक है। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से स्पष्ट है कि एक रेखाखंड केवल एक मध्य बिंदु होता है। देखिए ना, यहाँ पर दोनों समीकरण से स्पष्ट हो गया ना कि रेखाखंड या तो सी और डी, तो दोनों का तो बिंदु एक ही है, सी ही पर आ रहा है, मतलब ये पॉइंट मिल रहा है, या तो सी या तो डी। सी या डी मिलेगा तो एक दूसरे को ढक देगा, तो केवल एक मध्य बिंदु होगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। तो ये बनकर हो गया रेडी, ठीक है। अगर हम अगला की बात करते हैं इस क्वेश्चंस को, 6 नंबर क्वेश्चंस को, तो 6 नंबर ध्यान से आप समझेंगे। 6 नंबर कहता है आकृति 5.10, ये जो आकृति है 5.10, AC बराबर BD, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर क्या होगा यहाँ पर CD। देखिए 6 नंबर लिखेंगे और यहाँ पर हल लिख देंगे, ठीक है, हल लिख देंगे, ठीक है। यदि आप हल लिख देंगे तो AC बराबर क्या है, BD दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, दिया है AC बराबर BD। मान लीजिए इसको, ये समीकरण फर्स्ट है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें यहाँ पर सिद्ध करना है आपको AB बराबर CD, AB बराबर CD, यही बात है। एक देखिए आकृति AB है और CD है। यहाँ पर देखिए हम आकृति की बात करते हैं। हम यदि आकृति की बात करें, ध्यान से समझेंगे, तो एक रेखा है ऐसे, ठीक है, एक रेखा है यहाँ पर और एक रेखा है, और इसमें जो है क्या क्या स्थिति से देख लीजिए ज़रा ध्यान से। ये A है, B है, C है, D है, ठीक है, A B C D। तो मान लीजिए ध्यान से समझेंगे, तो एक दिया है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए AB है, क्या है दोस्तों, यहाँ से लेकर ये A है और यहाँ पर B है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए C है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका C है, और यहाँ पर यहाँ जो है आपका D है ना D। चलिए जो क्वेश्चंस में था वहाँ पर लिख लिए। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर AC बराबर BD दिया है समीकरण फर्स्ट, और सिद्ध करना है हमें इतना। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से BC घटाने पर कहेंगे, घटा क्यों रहे हैं, देखिए घटा क्यों रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। BC, ये समीकरण फर्स्ट में से क्या घटाना है, BC, ये जो आपको BC दिखाई दे रहा है समीकरण फर्स्ट में से घटाइए। समीकरण फर्स्ट है AC बराबर BD, AC बराबर BD, और हमने कहा किसको घटाइए, BC को। तो देखिए A से C तक यहाँ है, ठीक है, और BD B से D तक यहाँ है BD, ठीक है। दोनों में से क्या करना है, BC को घटाना है। तो
यहाँ पर देखिए AC में से क्या घटाना है, BC, तो BC को घटाइए बराबर BD में से भी क्या कीजिए आप, किसको घटाइए, BC को घटाइए। क्या चीज़ को घटाइए, BC को घटाइए, तो आराम से जो सिद्ध करना था वो प्राप्त कर हो जाएगा। सिद्ध क्या करना था, AB बराबर CD। देखिए यहाँ पर कैसे आ गया AB बराबर CD, AB बराबर CD कहेंगे कैसे आ गया भाई, देखिए कैसे आ गया। यहाँ पर समझेंगे बात के, ये बड़का है AC, यहाँ से लेकर यहाँ तक है AC। मान लीजिए दोस्तों कि हमको AB प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, AB। तो AB आपको प्राप्त करना है तो है बड़का AC में से छोटका BC को घटाएंगे, AB प्राप्त होगा। कभी भी अगर दो चीज़ को अगर इतना बड़ा अगर चीज़ हो कोई, ठीक है, इतना बड़ा चीज़ हो, ठीक है, और बीच में यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया हो, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी दे दिया हो 5, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया हो 10, ठीक है, तो कहेंगे ये इतना बड़ा है, ये क्या है, इतना बड़ा है, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पर 4 है, कितना है यहाँ पर 4 है, मान लिए 4 है, यहाँ से यहाँ तक के 4 है, और बड़का यहाँ 10 है, तो है बड़का में से छोटका को घटाएंगे तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, मतलब इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राप्त हो गया। सेम उसी प्रकार से इसमें भी करना है आपको, ओके। यानी कि आपको जब AC में से BC को घटाएंगे, बड़का AC है बड़का में से है छोटका को घटाएंगे, इतना प्राप्त हो जाएगा, मतलब AC में से BC को घटा दिए तो AB प्राप्त हो गया, ठीक है, सिंपल सी मतलब है। उसी प्रकार से जब BD में से आप BC को घटा देंगे, किस में से, ध्यान से समझेंगे, हाई BD में से, किस में से, यहाँ से B से D तक है ना, BD में से क्या घटा दिए आप, BC, क्या घटा दिए, BC, तो आपको जो है इतना प्राप्त हो जाएगा, CD क्या प्राप्त हो जाएगा, इतना। मतलब ध्यान से समझेंगे, ये BD है, B से D तक ये इतना बड़ा हो गया, बड़का में से छोटका घटाएंगे तो CD मिल जाएगा, बड़का में से छोटका घटाएंगे ये मिल जाएगा CD। वही कह रहा है BD में से BC घटाएंगे तो CD मिल जाएगा। यही हमें जांच करना, यही हमें प्रूव्ड करना था, साबित करना था, प्रूव्ड हो गया, साबित, ओके। चलिए, तो ये बनकर हो गया रेडी, ठीक है, बनकर हो गया रेडी। ये भी आपके काम के चीज नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रश्नावली फाइनली तौर पर हो गया समाप्त, और जो आपके काम की चीज़ था सारा का सारा जो है हमने बता दिया है। इतना आप कर लेते हैं तो आपका काम 35 हो जाएगा, ओके। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।